हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। आई एम पूजा और आज संडे है। संडे को हम डेली करंट अफेयर्स नहीं, वीकली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। पूरे वीक में मतलब 12 से लेकर 18 ऑफ मई तक कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, इंपॉर्टेंट पर्सन न्यूज में थे, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स थी, उनको हम यहाँ पर क्विक रिवाइज करेंगे। एंड वीडियो के एंड में आपको 35 क्वेश्चंस का एक क्विज मिलेगा और एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और 35 MCQ को आप अटेम्प्ट कीजिएगा। अटेम्प्ट करने के बाद आपका जो भी स्कोर होता है आप स्कोर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले 12 से लेकर 18 ऑफ मई तक हमने जो भी इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए हैं उनको देखेंगे विद थीम। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन न्यूज में थे उनको हम कवर करेंगे। फिर टॉप नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, इस पर्टिकुलर वीक में जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स रहे होंगे इंपॉर्टेंट, उनको देखेंगे। फिर हम बात करेंगे रिपोर्ट्स पे। ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स केवल आपके रिवीजन पर्पस के लिए होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्विक रिवाइज करेंगे इन सारे पॉइंट्स को और उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। इतना डिटेल डिस्कशन हम नहीं करेंगे जितना हम डेली करंट अफेयर्स में करते हैं। डिटेल डिस्कशन के लिए आपको 7 AM डेली करंट अफेयर्स फॉलो करना पड़ेगा, बट आपके रिवीजन पर्पस के लिए वीकली करंट अफेयर्स बेस्ट है। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम। 11th ऑफ मई को हमने नेशनल टेक्नोलॉजी डे तो सेलिब्रेट किया ही था। इसके अलावा 11th ऑफ मई को सेकेंड सैटरडे था मई मंथ का, तो सेकेंड सैटरडे को हमने वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेलिब्रेट किया। ये दिन हम 2 बार सेलिब्रेट करते हैं, एक बार मई में और एक बार अक्टूबर में। ठीक है, थीम क्या थी? इंसेक्ट्स। थीम क्या देखने को मिली? इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है 12th ऑफ मई। 12th ऑफ मई को इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ सेलिब्रेट किया गया था एंड थीम है प्लांट हेल्थ, सेफ ट्रेड, डिजिटल टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनल नर्सेज डे भी हमने 12th ऑफ मई को सेलिब्रेट किया, जिसकी थीम है आवर नर्सेज आर फ्यूचर, द इकोनॉमी पावर ऑफ केयर। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे है विच इज नेशनल डेंगू डे या फिर नेशनल डेंगू डे, जो कि 16th ऑफ मई को हमने सेलिब्रेट किया था। थीम है डेंगू प्रिवेंशन, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफर टुमारो। अब इस स्लाइड में ये आपका जो माइग्रेटरी बर्ड डे है और आपका ये डेंगू डे है, ये दोनों इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको नहीं भूलना है, इनकी थीम भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है 17th ऑफ मई, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे हमने सेलिब्रेट किया, जिसकी थीम क्या थी? डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 17th ऑफ मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, एडवाइस दी गई कि हमें अपने बीपी को कंट्रोल में लाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे थीम क्या है? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। ओके, अब 17th ऑफ मई को 3rd नंबर का फ्राइडे भी था, तो हमने नेशनल इंडेंजर स्पीसीज डे सेलिब्रेट किया, जिसकी थीम है सेलिब्रेट सेविंग स्पीसीज। और यहाँ पर ये वाला जो दिन है ये इंपॉर्टेंट है, जरा याद रखेंगे। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18th ऑफ मई को हमने सेलिब्रेट किया, जिसकी थीम है म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। डन। तो ये पूरे वीक के कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे और उनकी थीम थी। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो इस पर्टिकुलर वीक में हमें न्यूज में देखने को मिले। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगी, रीजन हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए डिटेल में जाने की कोशिश हम नहीं करेंगे। ठीक, सबसे पहले पर्सन देखेंगे कामी रीता शेरपा, जो कि नेपाल से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया और 29th टाइम माउंट एवरेस्ट पे समिट की है। और माउंट एवरेस्ट हमें पता है वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट 8848 मीटर्स आपको देखने को मिल जाएगी। इन्हें हम माउंटेन मैन के नाम से भी जानते हैं। अगले पर्सन है दिलीप सांघनी और इन्हें चेयरमैन बनाया गया है इफ्को का। इफ्को का मतलब क्या होता है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड। 1967 में फॉर्मेशन हुआ था न्यू दिल्ली में और इफ्को के चेयरमैन दिलीप सांघनी बन गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल को 4th टाइम प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? कपिल सिब्बल, और ये इनका 4th टर्म है। इसके पहले 1995 से लेकर 1996, 97 से 98 और 2001 से 2002 के बीच में ये ऑलरेडी प्रेसिडेंट रह चुके हैं बार एसोसिएशन के। और इन्होंने सक्सीड किसको किया है? तो अदिश सी अग्रवाल को इन्होंने सक्सीड किया है। अगले पर्सन है हमारे जेवलिन थ्रो स्टार नीरज चोपड़ा। रिसेंटली दोहा में
डायमंड लीग हुई थी, तो डायमंड लीग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और इनका जो बेस्ट स्कोर था या बेस्ट थ्रू था वो 88.36 मीटर का आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आर लक्ष्मीकांत राव को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 5 सब्सिडरीज हैं, उनमें से एक है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन और इसी के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर लक्ष्मीकांत राव को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगले जो पर्सन है वो मालती जोशी है। मालती जोशी का रिलेशन अगर देखा जाए तो ऑथर और स्टोरी टेलर है और इन्होंने हिंदी और मराठी में कई सारी बुक्स लिखी हुई हैं। शी पास्ड अवे रिसेंटली। इन्हें हम मीरा ऑफ मालवा के नाम से जानते हैं और इन्हें 2018 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ठीक है, मालती जोशी। अगले पर्सन के बारे में बात करेंगे हम, CMD ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के हेमंत खत्री हैं। रिसेंटली इन्हें PSU समर्पण अवार्ड दिया गया है। तो PSU समर्पण अवार्ड किसे दिया गया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के CMD को दिया गया है, जिनका नाम है हेमंत खत्री। डन। नेक्स्ट, टाटा सन के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को चेयरमैन अपॉइंट किया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का। मतलब अब ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के भी चेयरमैन हो गए हैं और इन्होंने सक्सीड किया है वनमाली अग्रवाल को। ओके, अगले पर्सन है पंजाबी पोएट एंड राइटर सुरजीत पातर। ही पास्ड अवे रिसेंटली। इनको कई सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले हैं, जैसे कि पद्मश्री इन 2012, साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1993 एंड 2009 में इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया था। अब यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे रशिया में और रशिया के 5th टाइम प्रेसिडेंट पुतिन बन गए हैं एंड पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर को रीअपॉइंट किया है एंड रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है मिखाइल मुजुस्तिन। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे 85th नंबर के इंडिया के ग्रैंड मास्टर। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और इनका नाम क्या है? पी श्याम निखिल 85th नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए इंडिया के। और 84th नंबर की इंडियन ग्रैंड मास्टर कौन है? आर वैशाली हैं। ठीक है, आर वैशाली, जिन्हें अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। अगली पर्सन है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, जब कोविड का समय था तो ये WHO में अगर बात करें तो WHO में चीफ साइंटिस्ट के रूप में काम कर रही थी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। और कनाडा की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है मैकगिल यूनिवर्सिटी, उन्होंने इन्हें डॉक्टरेट का टाइटल दिया है। ओके, अगले पर्सन है रस्किन बॉन्ड। बहुत ही फेमस इंडिया के इंग्लिश राइटर हैं, ऑथर हैं और रिसेंटली इन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप दी गई है। हमें इनकी इंपॉर्टेंट जो भी नोबल्स हैं वो थोड़ी बहुत याद रखनी चाहिए, जैसे कि वंस अपॉन अ मॉनसून टाइम, एंग्री रिवर, स्ट्रेंजर इन द नाइट, ऑल रोड्स लीड्स टू गंगा, टेल्स ऑफ फुस्तगंज एंड लेपर्ड ऑन द माउंटेन एंड टू मच ट्रबल। ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। रस्किन बॉन्ड को कई सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे कि साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1992। इनकी जो नोबल थी आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, इसके लिए इन्हें दिया गया था। इसके अलावा पद्मश्री इन 1999, पद्म भूषण इन 2019 एंड साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार इन 2012। तो कई सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रस्किन बॉन्ड को मिले हैं। अगली पर्सन है मनिका बत्रा, जो कि इंडिया की टेबल टेनिस प्लेयर है और इंडिया की पहली प्लेयर बन गई हैं फीमेल कैटेगरी में, जो कि टॉप 25 में शामिल हुई हैं। तो मनिका बत्रा बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वीमेन पैडलर टू ब्रेक टॉप 25 वर्ल्ड रैंकिंग और इनकी रैंकिंग वर्ल्ड नंबर 24 आपको देखने को मिलेगी। इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2020 में दिया गया था, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड है। अगले पर्सन है सुशील कुमार मोदी, जो कि बिहार से बिलोंग करते थे। ही पास्ड अवे रिसेंटली। ठीक है, ये बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं फर्स्ट टाइम 2005 में अंडर द चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। आप देखेंगे 2005 से 2013 के बीच में एंड 2012 से 2020 के बीच में डिप्टी CM रहे हैं बिहार स्टेट के। बीजेपी से बिलोंग करते हैं और बीजेपी के वन ऑफ द स्टार कैंपेनर की लिस्ट में इनका नाम था। ठीक है, ही पास्ड अवे रिसेंटली, सुशील कुमार मोदी। अगले पर्सन है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री इंडिया के नंबर 1 फुटबॉलर है
और इन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। हमारी फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं, जिसे ब्लू टाइगर कहा जाता है। ठीक है, सुनील छेत्री वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो जितने भी एक्टिव फुटबॉलर हैं उनके लिस्ट में 3rd नंबर पे आते हैं इंटरनेशनल गोल करने के मामले में। इन्होंने 150 मैचेस में 94 गोल्स किए हैं। ओके, सुनील छेत्री। अगेन नीरज चोपड़ा का नाम हमें देखने को मिलेगा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीता था। रिसेंटली फेडरेशन कप जो कि कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में हो रहा है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और इनका जो बेस्ट थ्रो था या बेस्ट शॉट था वो 82.27 मीटर का था। अगली पर्सन बात करेंगे, राजस्थान की फर्स्ट वीमेन मिनिस्टर कमला बेनीवाल पास्ड अवे। ठीक है, ये राजस्थान की पहली वीमेन मिनिस्टर थी। इसके अलावा जब अशोक गहलोत जी की गवर्नमेंट थी 2003 में, तो ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रही हैं राजस्थान की। इसके अलावा त्रिपुरा, गुजरात, मिजोरम, इन 3 स्टेट की गवर्नर भी रही हैं, तो इंपॉर्टेंट नाम है ये भी। अगला नाम है मिलिंडा गेट्स। आप लोग ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बारे में सुना होगा, जिसका फॉर्मेशन 2000 में हुआ था। उसकी को-चेयर थी। रिसेंटली इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ शॉर्ट न्यूज भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन हम देखेंगे, जैसे कि लॉरेंस वोंग 4th नंबर के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं सिंगापुर के। अगली पर्सन जो है वो कनाडा से बिलोंग करती थी। कनाडा की बहुत ही फेमस ऑथर एलिस मुनरो, शी पास्ड अवे और इन्हें 2013 में नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगले पर्सन यहां पर है विवेक विपिन दादा कोहले। ये डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं इफ्को के। अभी हमने दिलीप जी को देखा था जो इफ्को के चेयरमैन बने हैं, और विवेक इफ्को के डायरेक्टर बने हैं। अगले पर्सन है नॉर्वे के वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन। रिसेंटली इन्होंने 2024 सुपर बेड रैपिड्स एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप जीती है पोलैंड में। अगले पर्सन है इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जिनका नाम है जेम्स एंडरसन, और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। नेक्स्ट है आभा, इनका नाम क्या है, आभा कठुआ, और इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है शॉटपुट में। इनका एसोसिएशन शॉटपुट से है, और इन्होंने जो भी फेडरेशन कप हो रहा है भुवनेश्वर में, तब इन्होंने 18.41 मीटर का थ्रो किया था और नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। अगले पर्सन है विनय फिराके। रिसेंटली विप्रो जो कि एक लीडिंग आईटी कंपनी है, विप्रो ने इन्हें एशिया पैसिफिक, इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका का सीईओ अपॉइंट किया है स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट का। ठीक है, विवेक फिराके। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो इस पर्टिकुलर वीक में हमको न्यूज में देखने को मिले। अब नेक्स्ट सेगमेंट पे बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स जो इस हफ्ते हमने देखे। ठीक है, डिस्कशन करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है अबाउट द पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। तो पीडीएफ जो वीकली पीडीएफ होती है, देखो वीकली पीडीएफ जो मैं क्लास पढ़ा रही हूँ ये अलग है, और एक होती है आपकी वीकली मैगजीन। ठीक है, वीकली मैगजीन में क्या होता है, पूरे वीक में जो जो भी करंट अफेयर्स हमने पढ़े हैं वो सब कुछ वहां पर होते हैं। तो दोनों बातें अलग हैं, क्योंकि हम यहाँ पे यूट्यूब पे तो ज़्यादा लंबी क्लास ले नहीं सकते। तो वीकली जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये कुछ शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में आपको वीकली मैगजीन में मिल जाएगा। सो वीकली पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाती है। सिंपली सर्च कीजिएगा करेंट अफेयर्स विद पूजा मैम, और वहां से आप इजिली वीकली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको वीकली मैगजीन की रिक्वायरमेंट है या फिर आपको मंथली मैगजीन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आपको ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। यहाँ पर आप आरबीआई के सेगमेंट में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा पीडीएफ बंडल कोर्स, यूट्यूब पीडीएफ बंडल कोर्स, और वहां से आप इजिली मंथली मैगजीन, वीकली मैगजीन, डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कीम्स और लक्ष्मी मैम कंपाइल करती हैं एंड जो पीआईबी न्यूज होती हैं, उन सब की पीडीएफ आपको एक ही सिंगल प्लेस पे मिल जाएगी। कहाँ पर? यूट्यूब पीडीएफ बंडल कोर्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स पे हम बात करेंगे। ठीक है, इंडियन आर्मी सेट्स अप हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटी इन लद्दाख। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने 2 नई
टैंक रिपेयरिंग फैसिलिटी लॉन्च की है, कहाँ पर, लद्दाख में, और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट है क्योंकि इनकी हाइट 14,500 फीट हाइट पर आपको देखने को मिलेगी। इसका मकसद क्या है, हमारे जो LOC और LAC एरिया में जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में टैंक्स काम करते हैं उन टैंक्स को रिपेयर करने में मदद करेगा। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड फर्स्ट 6G डिवाइस। रिसेंटली जापान की टेलीकॉम कंपनीज ने मिलकर वर्ल्ड का पहला 6G प्रोटोटाइप डिवाइस लॉन्च किया है जिसकी स्पीड 5G के कंपैरिजन में 20 टाइम्स ज्यादा है। अगर हम 6G की स्पीड के बारे में बात करेंगे तो कितनी है, 100 गीगाबिट्स पर सेकेंड आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है पोर्टर। ये इंडिया का एक लॉजिस्टिक सर्विस प्लेटफॉर्म है जिसका फॉर्मेशन 2014 में किया गया था बाय द प्रणव गोयल, उत्तम बीगा एंड द विकास चौधरी, एंड इसे यूनिकॉर्न लिस्ट में शामिल किया गया है। ये हमारे देश की एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। यूनिकॉर्न कंपनीज वो होती हैं जिनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन या उससे ज्यादा होती है। ठीक है, तो होम ग्राउंड लॉजिस्टिक सर्विस प्लेटफॉर्म पोर्टर हैज बिकम द थर्ड यूनिकॉर्न इन दिस ईयर, मतलब 2024 में ये थर्ड नंबर की यूनिकॉर्न बन गई। इसके पहले ओला का एक AI वेंचर है कृत्रिम, और हमारी एक फिनटेक फर्म है जिसका नाम क्या है, परफ्यूज। ये ऑलरेडी यूनिकॉर्न में शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट है UAE। UAE ने रिसेंटली 10 ईयर का ब्लू रेसिडेंसी वीजा लॉन्च किया है फॉर एनवायरमेंटल चैंपियन। तो जो भी इंडिविजुअल जिन्होंने एक्सेप्शनल वर्क किए हो इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो एनवायरनमेंट के सेक्टर में काम करते हो, ऐसे लोगों को इनवाइट करने के लिए UAE में इन्होंने एक ब्लू रेसिडेंसी वीजा लॉन्च किया है जिससे ये सारे इंडिविजुअल 10 सालों के वीजा पे जा सकते हैं UAE। UAE की कैपिटल आबू धाबी है और करेंसी आपको दिरहम देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट भीष्म। भीष्म का फुल फॉर्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री है। रिसेंटली आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स ने एयरप्लेन से यहाँ पर ये जो पोर्टेबल हॉस्पिटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको ड्रॉप किया है आगरा में। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, इमरजेंसी कंडीशन में कोई वॉर की सिचुएशन है, कोई नेशनल डिजास्टर है, तो वहां पर हम इन पोर्टेबल हॉस्पिटल को इजिली एयर ड्रॉप कर सकते हैं। तो भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स वर ड्रॉप फ्रॉम एन एयरप्लेन बाय द इंडियन एयरफोर्स इन आगरा। ठीक, नेक्स्ट, अब नासा क्या प्लान कर रहा है, तो नासा प्लान कर रहा है कि वो फर्स्ट रेलवे सिस्टम या रेलवे ट्रैक बिल्ड करेगा, कहां पर, मून पे, क्योंकि इनका प्लान है कि मून पे ही अपने एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे और एक वहां पर एक ऑब्जर्वेटरी सेंटर बनाएंगे जिसमें इनके एस्ट्रोनॉट रहकर रिसर्च वर्क करेंगे। ठीक है, तो इसलिए रेलवे ट्रैक बनाने का काम चालू करने वाला है नासा, और ये पहली बार पूरे वर्ल्ड में कोई करेगा। और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है इसका अपना एक नाम है टेक्नोलॉजी का फ्लोट। ये जो प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है, फ्लोट। फ्लोट का मतलब है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ट्रैक। ओके, ये सिमिलर जैसे कि हाई स्पीड ट्रेन होती है, मैग्नेट रहती है उसमें, वैसे ही उसी तरीके से ये ट्रैक भी काम करेगा। नेक्स्ट है फोन पे ने पार्टनरशिप की है विथ लंका पे फॉर UPI पेमेंट। मतलब अगर आप श्रीलंका घूमने जाते हैं और वहां पे मर्चेंट शॉप पे जाते हैं तो लंका पे का जो QR कोड है उसको स्कैन करके फोन पे से इजिली इंडियन करेंसी में आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें आपको कैश कैरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और ना ही करेंसी कन्वर्जन का कोई प्रॉब्लम होगा। सो फोन पे हैज पार्टनर्ड विथ लंका पे टू अलाउ इट्स यूजर टू पे यूजिंग UPI अक्रॉस श्रीलंका। क्लियर है, तो QR यहाँ पे कोड लॉन्च किया जाएगा, मतलब QR कोड जो लंका पे का होगा उसका इस्तेमाल फोन पे कर सकता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि BRO ने एक रोड बनाई थी जिसका फाउंडेशन स्टोन 2019 में प्राइम मिनिस्टर ने रखा था। एक टनल बनाई थी जिसका नाम है सैला टनल, और सैला टनल जो है वो 13,000 फीट के एल्टीट्यूड पे या हाइट पे आपको देखने को मिलेगा, और ये इंडिया का हाईएस्ट टनल बन गया है। और इसे रिकॉग्नाइज किसने किया है, इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड ने, इसलिए आपको न्यूज में देखने को मिलेगा। सैला टनल रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज हाईएस्ट टनल बाय इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड, जो कि 13,000 फीट एल्टीट्यूड पे है और आसाम के तेजपुर को तवांग एरिया अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करती है। टोटल लेंथ इस टनल की 2.59 किलोमीटर्स है। ओके, नेक्स्ट, SBI फर्स्ट ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर। यहाँ पे देखेंगे SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो पहला ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बन गया है IIBX।
इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में, जो कि IFSC गिफ्ट सिटी गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगा। इनकी मदद से आप बुलियन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो और इनके पास वॉल्ट फैसिलिटी भी होगी आपके बुलियंस को स्टोर करने के लिए। बुलियन क्या होते हैं? जो गोल्ड में आप कॉइन या फिर बार के फॉर्म में ट्रेडिंग करते हैं और जिसकी प्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, उसे ही हम बुलियन कहते हैं। चलिए, अब रिसेंटली 10th नंबर की जनरल मीटिंग मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर की कहां पर हुई थी? मंगोलिया की जो कैपिटल है उलन बटार में हुई थी। वहां पर हमारी कंट्री की 3 बुक्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। एक्चुअली 20 आइटम्स की एंट्री हुई है, बट उनमें से 3 आइटम्स इंडिया के हैं। तो रामचरितमानस which is written by तुलसीदास जी, पंचतंत्र which is written by विष्णु शर्मा, and सहृदय लोकचना which is written by आचार्य आनंदवर्धन। इन तीनों बुक्स को एंटर किया गया है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में। डन। ये मीटिंग कहाँ हुई थी? उलन बटार में हुई थी, जो कि कैपिटल है मंगोलिया की। ओके, नेक्स्ट, इंडिया टू ऑपरेट अ टर्मिनल ऑफ ईरानी चाबहार पोर्ट फॉर नेक्स्ट 10 ईयर। एक्चुअली 2016 में ईरान और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। क्या एग्रीमेंट हुआ था? कि चाबहार पोर्ट में जो टर्मिनल है उसको इंडियन गवर्नमेंट ऑपरेट करेगी। ये एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट था, मतलब 1 ईयर के लिए एग्रीमेंट था और 1 ईयर के बाद इसको क्या करना पड़ता है? रिन्यू करना पड़ता था। लेकिन अब ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हुआ है 10 ईयर्स का, और 10 ईयर्स के बाद ये ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा। तो इंडिया चाबहार पोर्ट के टर्मिनल को ऑपरेट करेगी। ठीक है, इस टर्मिनल का नाम क्या है? तो इस टर्मिनल का नाम है शाहिद बेहस्ती टर्मिनल। ओके, कौन ऑपरेट करेगा? तो आप देखेंगे इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड इसे ऑपरेट करने का काम करेगी। डन। तो ये हमारे कुछ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स थे जो इस पर्टिकुलर वीक में मुझे लगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका रिवीजन जरूरी है, तो उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट पे बात करेंगे जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को हम शॉर्ट में देखेंगे। डिटेल्ड रिपोर्ट्स देखने के लिए अगेन आपको डेली करंट अफेयर्स ही फॉलो करना पड़ेगा। क्या है रिपोर्ट? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 विच इज रिलीज्ड बाय UNODC, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम्स ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। कहां पर? इनके हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया से। ठीक है, ये 3rd नंबर की रिपोर्ट है। इसके पहले 2016 एंड 2020 में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था। ये रिपोर्ट क्या बताती है? ये रिपोर्ट बताती है कि जो साइट्स की लिस्ट में, साइट्स का मतलब क्या होता है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना। तो साइट्स की जो लिस्ट है उसमें जो इंडेंजर स्पीसीज है, चाहे वो प्लांट के हो या एनिमल के हो, कहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, इलीगल तरीके से ट्रेडिंग की जा रही है या जानवरों का शिकार किया जा रहा है, वो सारी बातें इस रिपोर्ट में लिखी जाती हैं। ठीक है, आइए हम देखेंगे यहाँ पर जो डेटा एनालिसिस किया है वो 2015 से 2021 के डेटा को एनालिसिस करके इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। की फाइंडिंग क्या है? सबसे पहले एनिमल स्पीसीज जिनकी सबसे ज्यादा इलीगल तरीके से ट्रेडिंग हो रही है, तो टॉप नंबर पे है राइनो हॉर्न। ठीक है, जो राइनो होते हैं उनके जो हॉर्न है उनका मार्केट यहाँ पे सबसे ज्यादा, जहां पर इलीगल ट्रेडिंग हो रही है 29%। फिर है पेंगोलिन, पेंगुलिन का मार्केट 28% है, और एलिफेंट आइवरी मार्केट आपको 15% देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर मैं प्लांट की स्पीसीज के बारे में बात करूं तो सीडर एंड सेपिंडल्स, जो कि इस तरीके से साइट्रस फ्रूट होते हैं जिसमें लीची और आपके कैश्यू नट्स भी आते हैं, इनका मार्केट है 47%। रोजवुड का मार्केट 35% और अगरवुड का मार्केट आपको 13% देखने को मिलेगा। मतलब ये वो स्पीसीज है प्लांट की जिनकी सबसे ज्यादा इलीगल तरीके से इनको ट्रेड किया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम की अगर बात करें तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन। 1997 में इसका फॉर्मेशन वियना, ऑस्ट्रिया में हुआ था। डन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक कंसल्टेंटिंग फर्म है CBRE साउथ एशिया, इन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है जिसमें बताया गया है कि सबसे ज्यादा डेटा सेंटर कैपेसिटी किसके पास है। तो साउथ एशिया एरिया में चाइना के बाद अगर देखा जाए, एक्सेप्ट चाइना, इंडिया यहाँ पे टॉप पर है, और इंडिया ने जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर को ओवरटेक कर लिया है। ठीक है,
इंडिया हैज टॉप विद द हाईएस्ट डेटा सेंटर कैपेसिटी, और इंडिया की टोटल डेटा सेंटर कैपेसिटी कितनी है? 950 मेगावाट्स आपको देखने को मिलेगी इन एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है। और इसने ओवरटेक कर लिया है ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, सिंगापुर एंड जापान को। डन। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया में अगर देखो तो अभी तो कैपेसिटी 950 मेगावाट की है, और 24 से लेकर 26 के बीच में हम एडिशनल 850 मेगावाट की कैपेसिटी को और इंक्रीज करेंगे। हमारा टारगेट है कि 2026 तक 1800 मेगावाट हमारी कैपेसिटी हो जाए डेटा स्टोर करने की, डेटा कैपेसिटी, ठीक है। 1800 मेगावाट हमारा टारगेट है बाय 2026। ओके, चलिए। और अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा डोमिनेशन आपको कौन से स्टेट्स का देखने को मिलेगा, या सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन से स्टेट्स ने किया है, तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो यहाँ पे 2024 का एडिशन आ चुका है जिसमें पूरे वर्ल्ड की 200 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की गई है, 2000 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की गई है। इन 2000 यूनिवर्सिटीज में इंडिया की जो एंट्रीज हैं वो 64 एंट्रीज आपको इंडिया से देखने को मिलेंगी। तो इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी या इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, जो इंडिया में फर्स्ट नंबर पे है और ग्लोबल रैंकिंग इसकी 410th नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगी। डन। अभी जो रिपोर्ट है ये 2012 में स्टार्ट हुई थी और इसको स्टार्ट किया था नदीम महासेन ने, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस को मेजर करता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, क्वालिटी ऑफ फैकल्टी एंड रिसर्च, ठीक है। और यहाँ पे इसका हेड ऑफिस UAE में है एंड 13th कॉन्जिक्यूटिव ईयर में टॉप यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड कौन है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप टॉप 5 ग्लोबल यूनिवर्सिटी जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड को देख पाएंगे। वैसे ही ये इंडिया के टॉप 5 इंस्टीट्यूट है जिसमें सबसे ऊपर आपको IIM अहमदाबाद देखने को मिलेगा जिसकी ग्लोबल रैंकिंग 410 नंबर पे है। फिर आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, देन IIT बॉम्बे, IIT मद्रास एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हैदराबाद देखने को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2024, ठीक है, ग्रिड रिपोर्ट इसको बोला जा रहा है। इस रिपोर्ट में बताया है कि बेसिकली बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड बिकॉज ऑफ द वायलेंस कितने अधिक संख्या में इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुए हैं लोग, ठीक है। तो इसमें बताया है कि 2023 में जो टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन हैं उनकी संख्या कितनी है? 75.9 मिलियंस है। इन 75.9 मिलियंस में से 68.3 मिलियंस लोग ऐसे हैं जो कि डिस्प्लेस्ड हुए हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि गाजा में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट है, सूडान में कॉन्फ्लिक्ट है। तो 68.3 मिलियंस लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही यहाँ पर डिस्प्लेस्ड हुए हैं। इस रिपोर्ट में कहा है कि जो ट्रेंड है वो आपका जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है, ठीक है, रिवर्स हुआ है। पहले क्या होता था कि आपका क्लाइमेट चेंज के कारण की हीट वेव है, ज़्यादा रेनफॉल है या रेनफॉल नहीं है, जिसकी वजह से लोग डिस्प्लेस होते थे। लेकिन 22-23 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस की वजह से लोगों के बीच में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ परसेंटेज कहाँ देखा गया है? सूडान में। सूडान के बाद सीरिया के बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कोलंबिया एंड यमन का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम रीजन वाइज बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं वो सहेल रीजन या फिर सब सहारन अफ्रीका रीजन में हुए हैं, जो कि पूरे ग्लोबल का 46% को कैरी करता है। और अगर देखा जाए सबसे कम जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो साउथ एशिया में हुआ है, जिसमें आपका इंडिया भी शामिल है। साउथ एशिया में टोटल 3.7 मिलियन लोग इंटरनल डिस्प्लेस हुए हैं, जिनमें से 3.6 मिलियन लोग ऐसे हैं जो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट कि अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, या फिर आप कह सकते हैं कि साइक्लोन आ गया, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है। केवल 1 मिलियन, साउथ एशिया में केवल 1 मिलियन लोग ऐसे हैं जो डिस्प्लेस हुए हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। और उसमें भी सबसे आगे कौन है? इंडिया। इंडिया में अगर आप देखेंगे मणिपुर में 67,000 लोगों का वायलेंस की वजह से आप यहाँ डिस्प्लेसमेंट देखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट देखेंगे, PMEAC रिपोर्ट, जो हमारे इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल है प्राइम मिनिस्टर की, उनके द्वारा इस एनालिसिस को करके रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। इस रिपोर्ट में क्या बताया है कि नंबर ऑफ मेजॉरिटी
और नंबर ऑफ माइनॉरिटी पॉपुलेशन में क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। इसमें कहा है हिंदू जो कि इंडिया में मेजॉरिटी थे, मतलब मेजॉरिटी हैं, और उनकी पॉपुलेशन अगर देखा जाए 1950 से 2015 के बीच में डिक्लाइन हुई है 7.82%। वहीं अगर बात करते हैं माइनॉरिटीज के बारे में, तो मुस्लिम जो माइनॉरिटी है उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 43.15%। वहीं अगर बात करते हैं इस रिपोर्ट की टाइटल के बारे में, तो इसका टाइटल है शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज अक्रॉस कंट्री एनालिसिस 1950 टू 2015। तो 1950 से 2015 के बीच का डेटा एनालिसिस बेसिकली किया है। अगर हम जैन पॉपुलेशन देखते हैं तो जैन पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है 0.45% से 0.36%। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन, तो देख ली हमने, डिक्लाइन हुई है 7.82%। ठीक है, अगर बात करेंगे क्रिश्चियन पॉपुलेशन तो इंक्रीज हुई है 2.24% से 2.36%। सिख पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई है कितना, 1.24% से 1.85%। बुद्धिस्ट पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई है 0.05% से 0.81%। यहाँ पर जैन पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है, हिंदू पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है और पारसी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है कितनी, 0.03 से ये 0.004% रह गई है। मतलब सबसे ज्यादा डिक्लाइन अगर आप देखोगे तो पारसी कम्युनिटी में आपको एक तरीके से देखने को मिल रहा है। अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर पारसीज को और जैन को छोड़ दिया जाए तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट ये सभी भी माइनॉरिटीज हैं। तो ओवरऑल अगर आप कहेंगे तो माइनॉरिटी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है और मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहाँ पर डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगी इन इंडिया। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो आपका TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट है वो भी यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, कितना डिक्लाइन हुआ है, अगर हिंदू की बात करते हैं तो ये 3.3 से डिक्लाइन होकर 2.1 हुआ 2014 में और 2024 में ये 1.9 आपको देखने को मिलेगा। वहीं मुस्लिम पॉपुलेशन में भी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन हुआ है। पहले 4.4 था इन 1991, फिर ये 2.6 हुआ इन 2015 एंड देन 2.4 आप देखेंगे ये हो गया है। अब यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि एक वीमेन पूरे जीवन में कितने बच्चों को जन्म देती है, वो इसका टोटल फर्टिलिटी रेट कहलाता है। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किसने किया था, तो इस रिपोर्ट को जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर की एक टीम है उसने प्रिपेयर किया था, जिसको लीड कर रही थी शमिका रवि। ठीक है, अब ये जो बॉडी है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी आपको देखने को मिलेगी जो कि प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करने का काम करती है। 2000 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और बाद में 2017 में इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। विवेक देवराय फिलहाल चेयरमैन है इस बॉडी के। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंट्री वाइज भी डेटा देख सकते हैं, कहाँ पे कौन कौन से देश हैं जहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है, जैसे कि म्यांमार, इंडिया में 7.82%, नेपाल और मालदीव्स यहाँ पर डिक्लाइन हुई है। लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश ये वो कंट्रीज है जहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ये कहने का मतलब है जैसे कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम वहाँ पे मेजॉरिटी है, तो यहाँ पे 3.75% मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। जबकि इंडिया एक हिंदू कंट्री है, हिंदू कंट्री तो नहीं है लेकिन हिंदू मेजॉरिटी आपको देखने को मिलेगी, तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो 7.82% डिक्लाइन हुई है। ठीक है, चलिए अब अगली बात कर लेते हैं। एक और यहाँ पे रिपोर्ट आई है पब्लिक सेक्टर बैंक की रिपोर्ट कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितनी ग्रोथ देखी गई है पब्लिक सेक्टर बैंक में। तो यहाँ पे बताया गया कि FY24 में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें टोटल जो ग्रोथ है या टोटल जो प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया है वो 1.4 लाख करोड़ रुपीस है, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 35% ज्यादा है। इस 1.4 लाख करोड़ रुपीस में से 40% कंट्रीब्यूशन आपको पब्लिक सेक्टर बैंक SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर हम बात करते हैं कितना यहाँ पे प्रॉफिट रहा है, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा देखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रॉफिट है वो 61,000 करोड़ रुपीस है, जो कि 22% ज्यादा है प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर में 50,000 करोड़ रुपीस प्रॉफिट था SBI का। अगर सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज अगर हम ग्रोथ देखते हैं प्रॉफिट में, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज ग्रोथ आपको पंजाब नेशनल बैंक में देखने को मिलेगी, विच इज 228%। और पंजाब नेशनल बैंक का जो टोटल प्रॉफिट FY24 में है वो 8,245 करोड़ रुपीस है। इसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। इन सभी के सभी जो 12 आपके पास पब्लिक सेक्टर बैंक है सभी में ग्रोथ है एक्सेप्ट पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक में 12% का आपको डिक्लाइन देखने को मिल जाएगा। ओके, सॉरी 55% का डिक्लाइन, 55% का डिक्लाइन आपको पंजाब एंड सिंध बैंक में देखने को मिल जाएगा।
डन। तो ये थे हमारे कुछ रिपोर्ट्स या डेटा जो पब्लिश किया गया अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने। अब हम बात करेंगे कुछ MCQ के बारे में। उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर तो दिख ही रही है। क्या इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर जो अनिल सर हैं उनका आज वेबिनार है 19 मई को 4 PM पे। आई थिंक आपने अटेंड किया होगा, ठीक है, नहीं किया तो आप बाद में भी देख सकते, हो सकता है आपके भी वही डाउट हो जो लोगों ने पूछे हो, राइट। तो आप बिल्कुल अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ से ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आंसर में आते हैं। 35 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द पब्लिक सेक्टर बैंक टोटल प्रॉफिट इन 2024। पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो टोटल प्रॉफिट है वो 1.4 लाख करोड़ रुपीस रहा है इन FY24। नेक्स्ट है जो टोटल ग्रोथ है वो 45% है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकेला कंट्रीब्यूशन 40% आपको देखने को मिलेगा। SBI का जो प्रॉफिट है वो 61,000 करोड़ रुपीस है और 22% प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हायर है। प्रीवियस ईयर में जो हमारा मतलब SBI का प्रॉफिट था वो 50,000 करोड़ रुपीस था। केवल एकमात्र पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका जो प्रॉफिट है वो ड्रॉप हुआ है। इन परसेंटेज टर्म पंजाब नेशनल बैंक हाईएस्ट नेट प्रॉफिट ग्रोथ किया है 128%। कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है ये पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, प्रॉफिट कितना रहा है, प्रॉफिट आप देखेंगे कितना है 4 लाख करोड़ रुपीस है। SBI अकेले ने 40% कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में, सेकेंड स्टेटमेंट में कहा है कि 45% आपको प्रीवियस ईयर से हाइक देखने को मिला, लेकिन ये 45 नहीं 35% आपको प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिला, ठीक है। SBI का प्रॉफिट 61,000 करोड़ था जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 22% ज्यादा था, ठीक है। मतलब अभी तक एक स्टेटमेंट गलत हुआ है, ओके। तो ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक कौन है, यहाँ पे बोला है सेंट्रल बैंक, जबकि मैंने सिखाया है पंजाब एंड सिंध बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक का हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है, ये बात सही है, लेकिन ये 228% है ना कि 128%। मतलब 3 स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, which country was the largest export destination for Indian merchandise goods in 23-24? कौन सी कंट्री है? So आंसर है UAE, ऑप्शन B। Next, which fintech platform has partnered with Lanka Pay to allow its user to pay using UPI across Sri Lanka? तो कहाँ से पार्टनरशिप हुई है? लंका पे और फोन पे की पार्टनरशिप आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है Which bank has launched its first virtual credit card Pixel Play and Pixel Go? किसने लॉन्च किए हैं ये क्रेडिट कार्ड? 4 ऑप्शन है, साउथ इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, यश बैंक एंड HDFC। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मूडीज। तो मूडीज ने भारत की GDP फोरकास्ट की है फॉर FY25 कितने परसेंट? 6.6, ऑप्शन सी, ठीक है। OECD ने भी सेम 6.6% कहा था और वर्ल्ड बैंक ने भी आप देखेंगे 6.6% कहा है। नेक्स्ट है, इन May 2024 इंडिया साइंड एन MOU विद विच कंट्री फॉर द कंजर्वेशन ऑफ शार्क एंड रेस इन अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में कंजर्वेशन करना है शार्क का, इंडियन गवर्नमेंट और ओमान के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट, which bank has secured the distinction of being the first bank to become a trading cum clearing member of Indian International Bullion Exchange at GIFT City, Gujarat? कौन सा है ये? अभी देखा हमने SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आभा कठुआ। रिसेंटली ये न्यूज में थी, पूछा जा रहा है इनका रिलेशन किस स्पोर्ट से है? टेनिस के अलावा शॉटपुट, शूटिंग एंड बुशू। आंसर क्या हो जाएगा? शॉटपुट से एसोसिएटेड है और इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, ऑप्शन बी। विच कंट्री हैज बिकम द कंट्री विद द हाईएस्ट डेटा सेंटर कैपेसिटी इन एशिया पैसिफिक रीजन? तो कौन सा देश बन गया है? अभी हमने देखा इंडिया, और इंडिया की 950 आपको मेगावाट कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। रिसेंटली Sella Tunnel has been recognized as the highest tunnel of India by the International Book of Honor, England. Where is Sella Tunnel located? कहाँ पर है? तो ये टनल 2.59 किलोमीटर की 13,000 फीट एल्टीट्यूड पे है।
अरुणाचल प्रदेश और आसाम को कनेक्ट करती है और अरुणाचल प्रदेश में आपको टनल देखने को मिल जाएगी। लॉरेंस वोंग रिसेंटली 4th नंबर के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं किस कंट्री के? आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नासा ने रिसेंटली अपना एक एम्बिशियस प्लान अनवील किया है टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट लूनर रेलवे ट्रैक। नाम है इसका फ्लोट। तो फ्लोट का फुल फॉर्म क्या है? चलिए बताइए, फ्लोट का फुल फॉर्म आई थिंक आपने डिसाइड कर लिया होगा, फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडिया स्किल कंपटीशन 2024, द कंट्रीज बिगेस्ट स्किलिंग प्रोग्राम, रिसेंटली स्टार्टेड इन विच प्लेस? इंडिया स्किल प्रोग्राम 2 साल में एक बार होता है एंड 61 अलग अलग डिफरेंट स्किल्स में ये कंपटीशन होगा। आंसर है न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी। In May 2024, India signed an agreement with which country for visa waiver on diplomats and official passport? तो यहाँ पर जो डिप्लोमेट्स हैं उनको बार बार वीजा ना लेना पड़े, मतलब इजीली वो ट्रेवल कर सके, प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मोल्डोवा और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। मोहम्मद इद्रिस देवी रिसेंटली प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? याद कीजिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री जिसका नाम है चाड। Which bank has recently announced that it will close inoperative accounts of customer on 1st of June 2024? किस बैंक ने कहा है कि ऐसे सारे अकाउंट्स जो 3 मंथ से ऑपरेट नहीं हुए हैं और जिनका बैलेंस भी 0 है, हम उनको क्लोज कर रहे हैं। तो ये अनाउंसमेंट की है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। जापान ने अपना फर्स्ट सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी जीता है, डिफीट किया है किसे? पाकिस्तान को। पूछा जा रहा है सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन या फिर फुटबॉल? हाँ जी, आंसर हो जाएगा हॉकी, ऑप्शन ए। रिसेंटली विच डेट हैज बीन प्रोक्लेम्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एज अ वर्ल्ड फुटबॉल डे? यूनाइटेड नेशन ने किस दिन को डेजिग्नेट किया है कि हम एवरी ईयर नेशनल फुटबॉल डे सेलिब्रेट करेंगे, वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेट करेंगे? 25 ऑफ मई, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शाहिद बेहस्ती पोर्ट मैनेजमेंट डील बिटवीन इंडिया एंड ईरान साइन फॉर, कितने ईयर के लिए साइन हुई है डील? तो 10 ईयर्स के लिए हुई है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, famous Punjabi poet Surjit Patar passed away recently at the age of 79. In which year did he receive the Padma Shri award? कब मिला इन्हें पद्मश्री? तो इन्हें तो कई सारे अवार्ड मिले हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है, सरस्वती सम्मान भी मिला है। 2012 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, रिसेंटली ईदा शीशा Nongreng has been appointed as the first women Director General of Police of which state? So answer is Nagaland, Sikkim, Meghalaya, Assam। क्या है भाई सही? आंसर है मेघालय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, कहां पर ऑर्गेनाइज की गई जिसमें इंडिया ने पहली बार अपना पवेलियन भी लगाया था? सो आंसर इज नीदरलैंड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति? तो शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है इस साल। इसका जो इवेंट हुआ था वो कहाँ हुआ था? मेघालय में हुआ था। पूछा जा रहा है कौन सा एडिशन, तो कौन सा एडिशन हुआ है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 7th एडिशन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर द नमो ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट विथ विच कंपनी? यहाँ पर ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट के अंदर लगभग सेल्फ हेल्प ग्रुप की 15,000 वीमेंस को ट्रेन करना है। किस चीज की ट्रेनिंग देनी है? कि वो ड्रोन को फ्लाई कर सके। आंसर हो जाएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑप्शन बी। In a goodwill gesture, India has decided to extend vital budgetary support to which country's government with the rollover of $50 million treasury bill for another year. On the behalf of government of India, SBI ने इस treasury bill को issue किया है and $50 million का यहाँ पर किसे दिया गया है लोन? आंसर हो जाएगा आपका मालदीव्स को, ऑप्शन बी। Recently, where was the 10th meeting of Memory of World Committee for Asia and Pacific held? कहां पर हुई है मीटिंग जहां पर रिकॉग्नाइज किया है इंडिया की 3 बुक्स को?
सो आंसर है उलन बटार, जो कि मंगोलिया की कैपिटल है। With how much dollar China has emerged as India's largest trading partner in FY 2024? तो यहाँ पे चाइना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है इंडिया में। कितना इसका ट्रेड हुआ है? तो 118.4% या $4 बिलियन आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी। Which Indian company will operate the शहीद बेहस्ती टर्मिनल फॉर चाबहार ऑफ द चाबहार पोर्ट ऑफ ईरान? तो कौन ऑपरेट करेगा? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Who has been appointed as a chairman of टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स? तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन किसे बनाया गया है? ये वही व्यक्ति है जो टाटा सन के भी चेयरमैन है, एन चंद्रशेखरन, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बोला है कि इंडिया की वो कौन सी कंपनी है जो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिल्ड करेगी पेरिस, फ्रांस में? आंसर क्या हो जाएगा? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया ने कितना फंड डोनेट किया है या कंट्रीब्यूट किया है यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड में टू कॉम्बैट द टेररिज्म? कितना? $5 लाख, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, सी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड पुलिस डिपार्टमेंट ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ केदारनाथ धाम यात्रा 2024 इन प्रयागराज? कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन मर्यादा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज रिसेंटली लॉन्च अ न्यू वीजा प्रोग्राम ऑफरिंग लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी टू इंडिविजुअल who significantly contribute to environmental protection and sustainability efforts. What is the name of that visa? हाँ जी, तो ब्लू रेसिडेंसी वीजा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन हुआ था। Who has been elected as the president the Supreme Court Bar Association? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 4th टाइम प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं कपिल सिब्बल, ऑप्शन डी। Which company has signed a deal with the Athletics Federation of India to become its official kit sponsor? तो प्यूमा इंडिया के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, ऑप्शन बी। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। यहाँ पर एक मिसाइल के ऊपर हमने डिस्कशन किया था जिसका नाम है बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। उसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आप आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और मुझे आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, सो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ये सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए था। आई थिंक आपको करंट अफेयर्स पूरे वीक का रिवाइज भी हो गया होगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।